वेलकम बैक गाइस। आज हम आ गए हैं अपने 6th लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अभी तक हमने इस चैप्टर में देख लिया है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के, और कैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का पता लगाते हैं कि यूनिक है कि इनफिनाइट है कि नो सॉल्यूशन है। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और हम सब पर एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे, इस पे हम 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक ग्राफिकल मेथड का, एक सब्स्टिट्यूशन का, एक एलिमिनेशन का और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन करते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन का पार्ट है। हमें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले पता लगाना पड़ता है कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। नो, यूनिक है, इनफिनाइट। अगर नो सॉल्यूशन है तो हमें उसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इनफिनाइट है तो भी नहीं करना। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी हमें उसे आगे सॉल्व करना है। और इक्वेशन को देख के हम पता कैसे लगा सकते हैं उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, वो हमने देखा था। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर ये तीनों इक्वल है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये कोफिशिएंट्स है x के, y के और कांस्टेंट टर्म है जब हम किसी इक्वेशन को इस जनरल रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं। तो इन पर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस मिली है, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसमें हमें a1 दिख रहा है 3 है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 दिख रहा है 2 है, और जो c1 है वो 5 नहीं है, वो -5 है, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमें इसको LHS में ले जाएंगे तो ये -5 होगा। और ऐसे ही a2 हमारा 2 है, b2 -3 है और c2 -7 होगा जब हम इसे LHS में ले जाएंगे। यहां से चेक करके देखते हैं, a1 अपॉन a2 आ रहा है हमारा 3/2, b1 अपॉन b2 आ रहा है -2/3। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ग्राफ्स के थ्रू हम मैंने समझाया था। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो हमारा आंसर होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो पैरेलल लाइन होती है जब c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। बट अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो गया तो हमें एक ही लाइन मिलती है, क्योंकि बेसिकली वो एक ही इक्वेशन होती है जिसको दूसरी इक्वेशन में एक किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके लिख दिया होता है। तो ये 3 केस थे, और ये आप अगर नहीं भी समझते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया था। बस ये 3 कंडीशंस आपको जरूर याद रखनी है। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें a1 2 है, b1 -3 है और c1 होगा -8 जब आप इसको LHS में ले जाएंगे। सिमिलरली a2 4 है, b2 -6 है और c2 है -9। तो इसमें a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा, -3 अपॉन -6 यानी कि ये भी 1/2। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, तो अब हमें c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है हमारा, -8 अपॉन -9 यानी कि 8/9। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। अगर किसी क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन आ जाता है तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे, बट इन क्वेश्चन में हम बस ये देख रहे हैं कि कैसे हम पता करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा पहली इक्वेशन में a1 है 3/2, b1 है 5/3, c1 है -7, और ऐसे ही a2 है 9, b2 है -10 और c2 होगा -14। तो यहां से निकाल के देखते हैं। a1 अपॉन a2 आएगा हमारा 3/2 और 5/3। तो ये हमारा बन जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये फॉर्म आप जानते ही होंगे, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जाता है, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो ऐसे ही इसमें 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये आया 9/10।
और ऐसे ही b1 अपॉन b2 आ रहा है हमारा 5/3 और माइनस का 10, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/-30 यानी कि माइनस का 1/6। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ये के एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक एरर कर दिया, ये 3/a2 को यहाँ पे 9 लेना है, तो यहाँ पे 3/2 5/3 नहीं, नीचे 9 आएगा, तो 3/3 अपॉन 2 इंटू 9 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 3 से 9 कैंसिल हो गया, 1/6 आएगा यहाँ पे। और इसमें भी इसमें यहाँ पे माइनस का 1/6 आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमको c1 अपॉन c2 चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें a1 है 4/3, b1 है 2, c1 है माइनस का 8। सिमिलरली a2 है 2, b2 है 3 और c2 है माइनस का 12। याद रखिएगा हमें इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन वाली फॉर्म में लिखना होता है, तो हम जो कांस्टेंट है उसे LHS में ले जाते हैं। तो इसमें हमारा a1 अपॉन a2 आएगा 4/3/2 यानी कि 4/6 या 2/3। सिमिलरली b1 अपॉन b2 आएगा 2/3। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों 2/3 हो गए, तो हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना होगा। यहाँ पे देखते हैं c1 अपॉन c2 है -8 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/12, ये भी 2/3। तो इस केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, जो कि 2/3 के इक्वल है। तो इसका मतलब है इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जरूर करके देखना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करना है। अगर वो इक्वल है तो आपको c1 अपॉन c2 भी निकालना है। अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, पर अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के ही इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम उस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। वैसे भी तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप उसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि इसी मेथड से करना है, बट मैं ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन नहीं है, इसमें हमें कुछ लिखा हुआ है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले हमें इससे इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उसके बाद उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि है क्या। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, यहाँ पे इज होगा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस। तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है जिसकी लेंथ और विड्थ हम सपोज कर लेते हैं x और y। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसके पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और इसका हाफ यानी कि 2 से डिवाइड करके यानी कि x प्लस वाई। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ये दूसरी बात लिखी हुई है, ये इस इक्वेशन की नहीं है। इसमें बताया गया है कि उसकी जो लेंथ है यानी कि जो x है वो y से 4 जाता है, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 4। और ये जो इस 36 है ये इसके लिए लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि पेरीमीटर का हाफ यानी कि x प्लस वाई 36 है। तो यहां से हमें 2 इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू वाई प्लस 4 यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अभी हम इसे ग्राफिकल मेथड से करके देखने वाले हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 2 लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हम एक एक करके एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे y की मिलेगी, फिर y की कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे x की मिलेगी। तो ऐसे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 2 पॉइंट मिल गए तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, जैसे इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू एज्यूम करके और फिर दूसरी आ जाएगी। तो आप उस पॉइंट को भी रख के देखेंगे तो वो लाइन पर ही आएगी। तो
तो हमको बस ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जिसे हम आसानी से प्लॉट कर सकें। वैसे तो मैं जनरली 0 0 रखता हूं, बट अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो दूसरा 36 आ जाएगा। उसमें कुछ गलत नहीं है, बट प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कुछ ऐसी वैल्यू रख के देखते हैं जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे कि x को 18 रख के देख लेते हैं। तो x प्लस वाई 36 है, तो 18 प्लस वाई 36, तो यहाँ से y कितना आएगा, y भी 18 आ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट मिल गया 18,18। वैसे तो आप कोई भी रख सकते हैं, बट ग्राफ पे इजी हो थोड़ा प्लॉट करना, इसीलिए मैंने ऐसी वैल्यूज ली हैं। अब हमको ऐसी एक और वैल्यू लेनी है, तो इस बार x को कुछ ऐसे ही रख लेते हैं, थोड़ा नियर बाय रखते हैं, जिससे हमें ग्राफ बहुत लंबा नहीं बनाना पड़े, हमारा छोटे से में ही काम हो जाए। तो इस बार x को 16 रख लेते हैं। तो 16 प्लस वाई 36, तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 20। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 18,18 और 16,20। आप कोई भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालिए जिसको प्लॉट करना इजी हो तो अच्छा रहेगा। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसमें पहले x को 4 रख के देख लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 और y 0 आ जाएगा। तो ये मैंने इसीलिए रखा जिससे हमें एक सिंपल पॉइंट्स मिल जाए। जैसे हमें मिल गया यहाँ से 4,0। अब y को 4 रख के देख लेते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी कि x आ जाएगा 8। तो यहाँ इसके हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 4,0 और 8,4। और हमें किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट्स निकाले हैं। आप कैसी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट ऐसी निकालिए जिससे इसको प्लॉट करना इजी हो जाए। तो अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा 18,18। तो ये 18,18, तो ये पॉइंट यहां पर लाया करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा 16,20। तो ये रहा 16 और 20, तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनाएंगे, ये वही लाइन है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी इक्वेशन क्या थी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आप इस पे किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ये देख लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 14 है और यहाँ से 22 है। तो 22 प्लस 14 36, और यही हमारी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो कोई भी पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इसमें हमें कौन से पॉइंट्स मिले हैं, 4,0, यानी कि ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है 8,4, यानी कि 8,4 ये वाला पॉइंट। तो अब आप इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा आंसर है। तो ये जो पॉइंट है, ये मैं हमेशा जब भी ग्राफ बनाता हूँ कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। तो ये आप पॉइंट अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 20,16 है। थोड़ा सा ग्राफ में अलग दिख रहा है, बट ये 20,16 ही आप देख सकते हैं। और आपको थोड़ा डाउट हो तो आप डायरेक्टली इक्वेशन में रख सकते हैं। तो 20 प्लस 16 36 और 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर यही है 20,16। तो ग्राफ बनाते समय थोड़ा सा हमको अच्छे से फोकस करके ग्राफ बनाना है, जिससे ये गलत ना बने। एरर होने के काफी चांसेस है, बाकी हमें थोड़ा अच्छे से बनाना है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, 2 इक्वेशंस मिल गई हमें। फिर उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उनके 2 पॉइंट्स ढूंढे। उन 2 पॉइंट्स से हमने लाइन ड्रॉ कर ली दोनों की। फिर उन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और हमारे सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है। तो ये था ग्राफिकल मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको पहले नहीं समझ में आया होगा, तो अब समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है,
ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹300। लेटर शी बायस 3 बॉल्स एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो हमें बैट और बॉल का कॉस्ट निकालना है और हमें 2 चीजें दी हैं। 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी तो ₹300 लगे, 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी तो 1750 लगे। तो हमको ईच बैट और बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y। तो पहले क्या खरीदा 7 बैट्स, तो उसके लिए कितने पैसे देने पड़े होंगे 7x, क्योंकि एक बैट का प्राइस है x। और 6 बॉल्स यानी कि बॉल्स के कितने लगे होंगे 6y। तो ये टोटल हमें कितने रुपीस लगे ₹3800। सिमिलरली जब 3 बैट्स खरीदे यानी कि 3x और 5 बॉल्स यानी कि 5y, तो कितने लगे 1750। तो पहले तो हमें चेक करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने नहीं किया था, मैं भूल गया था, बट आप नहीं भूलिएगा एग्जाम में, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर क्वेश्चन आगे करना ही नहीं है। तो इसमें A1 7 है और A2 3 है, तो A1/A2 7/3 आ जाएगा। सिमिलरली B1/B2 6/5 आ जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आई ही नहीं, तो C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और एक यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, तो अब हम इसमें डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेते हैं, फिर उस जिसको दूसरे की टर्म्स में लिखा है उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारा एक वेरिएबल में पूरी इक्वेशन बन जाती है, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली इक्वेशन ये है, तो यहां से हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 6y = 3800 - 7x। इसको हम LHS में ले गए। अब y = 3800 - 7x/6, इस 6 को यहाँ पे डिवाइड में ले गए। तो ये हमने y को x के टर्म्स में लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू ये रख देते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारी पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में x के टर्म्स में हो जाएगी, तो जिसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारी 3x + 5y, और y को हम क्या रखने वाले हैं 3800 - 7x/6। और ऐसा हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमें पता है x और y की एक ऐसी कॉमन वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इसीलिए हम इसको इस इक्वेशन में से y को निकाल के इधर y में रख पा रहे हैं। अगर ये गलत होता तो आपका कुछ बेकार सा रिजल्ट आता, जैसे हमने पहले ही देखा था जब हम कर रहे थे। तो जब नो सॉल्यूशन में रखा था तो कुछ गलत सा रिजल्ट आ गया था, और इनफाइनाइट में रखा था तो रिजल्ट तो सही आ रहा था, बट उससे हमें सॉल्यूशन नहीं मिले थे। तो इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमें एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ये हमें क्या दिया = 1750। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 6 का इधर LCM ले लेते हैं और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है 6, तो यहाँ पे LCM लेने के लिए हो जाए 18x + 5 × 3800 यानी कि 19000, और 5 × 7 यानी कि 35 माइनस का = 1750। तो आगे हमें क्या मिलेगा 18x - 35x यानी कि -17x + 19000 = ये 6 इधर चला जाएगा 6 × 1750 यानी कि 1750 × 6 करके देख लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 10,500। तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये इधर हो जाएगा 19,000 - 10,500 = 17x। इधर नेगेटिव पे है तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो 19,000 - 10,500 होगा हमारा 8,500 = 17x, x = 8,500/17। तो 85/17 5 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 500। तो हमारी कॉस्ट ऑफ ईच बैट आ गई 500। अब इसको इसमें रख देते हैं तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। y = क्या था हमारा 3800 - 7x/6। 7 × x, x हमारा क्या है 500,
तो 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, यानी कि ये 300 अपॉन 6 यानी कि 50। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट आ गया 500 और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आ गया y। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने क्या किया एक बार अच्छे से समझ लेते हैं फिर से। किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखा, फिर इसको दूसरी इक्वेशन में रख दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन गई जिसको आप सॉल्व करना जानते हैं। तो इससे हमारी एक वैल्यू आ गई, x आ गया। फिर x को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में या इसमें रख देंगे तो आपका y आ जाएगा। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम एलिमिनेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बताया आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट हम इसे एलिमिनेशन से करने वाले हैं। तो वो तो ठीक है, एलिमिनेशन से करने वाले हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको x और y जो है वो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। तो क्या आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं? हमने जो सॉल्व करना सीखे थे वो थे लीनियर इक्वेशन सीखी थी। क्या ये इक्वेशन लीनियर है? इसको थोड़ा अच्छे से लिख के देखते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6xy और ये इधर हो जाएगा 3y प्लस 2x इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y, ये इधर चला जाएगा तो 12xy। क्या ये इक्वेशन लीनियर है? नहीं, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। और ये इक्वेशन लीनियर क्यों नहीं है? बिकॉज लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, बट इसमें 1 नहीं है क्योंकि 1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो वेरिएबल की टोटल पावर इसमें 2 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमने ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना अभी नहीं सीखा। आप चाहे तो इसको भी ऐसे लिख के कर सकते हैं, फिर जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो ग्राफिकल से तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता नहीं है। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करेंगे तो उसमें आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें लीनियर इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो कर ही नहीं सकते बिकॉज जनरल रिप्रेजेंटेशन बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन था उसमें एक्स वाई नहीं आता, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन से ही ड्राइव किया है, और A1 A2 वगैरह भी आते हैं, तो इसमें 12 क्या है, ये कुछ भी नहीं है बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। तो हमको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1/x को कुछ मान लेते हैं n, और सिमिलरली 1/y को n। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई, m/2 प्लस n/3 इक्वल्स टू 2, जिसको हम एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो कैसी इक्वेशन आ जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, और अगर लीनियर इक्वेशन आ गई तो फिर हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m और n मिल जाएगा, फिर m और n को यहां रखेंगे तो x और y मिल जाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में 1/x को m मान लिया, 1/y को n मान लिया, और ऐसा क्यों किया ये आप देख सकते हैं। इससे हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई और हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो ऐसी दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो 1/x m यानी कि m/3 प्लस 1/y n यानी कि n/2 इक्वल्स टू 13/6। तो इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 2n प्लस 3n/6 इक्वल टू 13/6। तो इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनी 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। तो ये तो हमने एक चीज कर ली, हमने इनको लीनियर इक्वेशन में बना दिया। अब आप लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन से करके देखेंगे, बट उससे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा हमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो नहीं है। तो a1/a2 आएगा 3/2 और b1/b2 आएगा 2/3। तो इक्वल नहीं है, 3/2 और 2/3 इक्वल नहीं होते। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, m और n को x और y की तरह ट्रीट करें, बिकॉज वो एक लिखने का तरीका है। आप x y लिखे, m n लिखे, p q लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। a1/a2 3/2 है, b1/b2 2/3 है, इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, इनको अच्छे से लिख लेते हैं। 3m है, 3m प्लस 2n इक्वल टू 12 और 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है,
एलिमिनेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करते हैं? दोनों इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को इक्वल बना देते हैं या अपोजिट साइन के साथ इक्वल बना देते हैं। अगर इक्वल है तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन आंसर आ जाएगा। अगर अपोजिट साइन के मानिए इसमें 6m है, इसमें -6m है, तो सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो भी एक वेरिएबल बचेगा, उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें हम देख सकते हैं जैसे इसमें अकेले कुछ मल्टीप्लाई करने से किसी का भी कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा, नहीं इसमें होगा। तो हम m को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें 2m है, इसमें 3m है, तो हम क्या करते हैं 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो को प्राइम है। जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता वो को प्राइम होते हैं, और को प्राइम है तो सिंपली हमें यहाँ पर इनका एलसीएम बनाना है, यानी कि 6 बनाना है। और हमें ऐसा क्यों करना है? जिससे कि ये दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाए। एलसीएम से मत सोचिए, आप ये सोचिए बस दोनों के कोफिशिएंट को बराबर बनाना है। तो इसको इसके कोफिशिएंट से और इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। और इसमें तो को प्राइम है तो एलसीएम से ही करना है। तो सिंपली बस मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6m + 4n = 24। इसको 3 से कर देते हैं, 6m + 9n = 39। तो यहाँ पे हमने m के कोफिशिएंट को बराबर बना दिया है। अब हम एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर देंगे तो सिंगल वेरिएबल बचेगी, सॉल्व कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर देते हैं। 6m आप ऐसे लिख के कर लीजिए तो थोड़ा आसानी होगी। 6m + 4n - 6m + 9n = 24 - 39। LHS में से LHS, RHS में से RHS। तो 6m - 6m होगा, 0m हो जाएगा, m खत्म हो गया। और यही हम करना चाह रहे थे। 4n - 9n करेंगे, माइनस का 5n आ जाएगा, और 24 - 39 यानी कि माइनस का 15। तो n = 3 आ गया। अब n को इस इक्वेशन में रख देते हैं तो m आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन? 3m + 2n। n क्या आया? 3 = 12। 3m = 12 माइनस का 6, ये 6 इधर है, जाके माइनस का हो जाएगा तो 12 - 6 6 आ जाएगा, m आ जाएगा 2। तो m2 और n3 आ गया। अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन करे उसमें वेरीफाई करके नहीं देखा था आंसर को, जो कि जरूरी है क्योंकि हमें इससे कॉन्फिडेंस आता है। बाकी आप एग्जाम में नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक श्योरिटी के लिए करना चाहिए। तो m2 और n3 इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। 2 × 2 यानी कि 4, और n3 + 3 × 3 यानी कि 9। 4 + 9 13। ऐसे ही ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब आंसर सही है। बट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम निकाल रहे थे x और y, हमने निकाला है m और n। तो इसमें हम 1/x = m रखेंगे, यानी कि 1/x = m यानी कि 2। तो x आ जाएगा 1/2। सिमिलरली 1/y n है और n 3 है, तो y आ जाएगा 1/3। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेंगी, जो जनरली हम भूल सकते हैं एग्जाम में। एक कॉमन सी मिस्टेक है, बट अपन को नहीं करनी है। अब 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इक्वेशंस हैं हमें, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमें इनको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देखेंगे। तो पहली इक्वेशन है 7x - 2y/xy = 5 और 8x + 7y/xy = 15। तो अगर आप x y को इधर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो लीनियर नहीं है, जिसे सॉल्व करना हमने नहीं सीखा इस चैप्टर में। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, x y को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर है तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y। तो इक्वेशन बन गई 7/y - 2/x = 5। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब हम यहाँ से 1/y को n और 1/x को m लेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही पहले दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। तो
तो ये बनेगी कुछ 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये बचेगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। तो अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन एक्स को m लेट करना है, 1 अपॉन वाई को n लेट करना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे ये लीनियर इक्वेशन बन जाए। 1 अपॉन वाई को n लिखेंगे तो 7n माइनस 2m इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन 8n प्लस 7m इक्वल टू 15। अब m को हम x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब जो पहला वेरिएबल है, और n को दूसरा। इससे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं जिससे आगे कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने m को 1 अपॉन एक्स लिखा है इसीलिए। और इसको हम पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन वाली फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने वाले हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को ड्राइव किया था तो उसमें भी जनरल रिप्रेजेंटेशन से ही किया था। वो नहीं भी है तो आप याद रखिए आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन में ही लिखना है, बिकॉज ये जो RHS है, जो C1 C2 है, उसमें साइन उल्टा हो जाएगा अगर आप इसको इधर नहीं ले गए तो इस क्वेश्चन में हमें A1 दिख रहा है अब है -2, B1 है n7, C1 है -5, A2 है 7, B2 है 8 और C2 है -15। तो हमने पहले इन्हें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिए। अब आपको याद होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। नहीं याद है तो भी जो हमने सीखा था उससे भी हम करके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम ऐसे ही करके देखते हैं, हमें अगर फॉर्मूला याद हो तो उस फॉर्मूले में क्या था, x इक्वल टू B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी भूल सकता हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूला ऐसा ही है भूलने जैसा। B1 C2 सही है फॉर्मूला। तो इसमें अब हमें बस वैल्यूज रख देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो B1 हमारा क्या है 7, C2 -15, C1 माइनस का 5, B2 8, A1 -2, B2 8, B1 7 और A2 भी 7। अब सिंप्लीफाई कर लेते, 7 इंटू -15 यानी कि माइनस का 105 और ये हो जाएगा 40 प्लस का और -16 -49। तो ये होगा -105 प्लस 40 -65 और -16 -49 यानी कि -65। तो ये आ गया 1। x की वैल्यू 1 आ गई, x की नहीं m की। n की वैल्यू 1 आ गई। आप इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा n का भी, बट हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो हम n को भी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो n का फॉर्मूला है हमारा C1A2 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। वैल्यूज रखनी है बस। C1 है -5, A2 है 7, A1 है -2 और C2 है -15। न्यूमरेटर पता है A1 B2 माइनस B1 A2 है, जो यहाँ पे था वही n भी है, तो इसको हम -65 डायरेक्टली लिख लेते हैं, -65। तो -5 -7 -35 माइनस और ये प्लस हो जाएगा और 30, एक माइनस आ रहा है तो माइनस बचेगा। तो -65 -65 ये भी प्लस का 1 आएगा। तो n और m दोनों 1 आ गए। एक बार रख के देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। n1 और m भी 1, 7 - 2 5, ठीक है। 8 + 7 15, मतलब हमने जो आंसर निकाले हैं वो सही है। m भी 1 है, n भी 1 है, बट यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें x और y निकालना था। हमने एज्यूम किया था m = 1/x और n = 1/y। तो m = 1/x यानी कि 1 है m की वैल्यू, तो x भी 1 होगा। सिमिलरली n किया था एज्यूम 1/y और n आया 1, तो y भी 1 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई 1/1, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहां से हमने इसको सॉल्व करके देखा तो
तो 1,1 आया। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले करना क्या है, आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कुछ एज्यूम करके 1/y या 1/x को कुछ भी एज्यूम करें, ऐसे इसमें कुछ अलग करेंगे, कुछ भी ऐसा एज्यूम करना है जिससे लीनियर इक्वेशंस बन जाए। और अगर लीनियर इक्वेशन बन गई फिर आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशंस दिख रही हैं। 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 1/2 ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1/8। तो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, सिंपल सी बात है। एलसीएम लोगे तो x और y का यही मल्टीप्लाई हो गया, x y का टर्म आ जाएगा, तो इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो हमें इसमें एक चीज दिख रही है, इसमें भी 3x प्लस वाई है, इसमें भी 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई भी है, 3x माइनस वाई भी है। तो हम क्यों ना m को 1/3x प्लस वाई एज्यूम कर लेते हैं, सिमिलरली n को 1/3x माइनस वाई एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया, अब हम इसे रख के देखते हैं कैसी इक्वेशन बन रही है। ये m है, ये n है, तो m प्लस n 3/4 या 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 हो जाएगा। 4 को इधर ले गए। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 1/3x प्लस वाई क्या है हमारा m माइनस 1/2 3x माइनस वाई, और 1/3x माइनस वाई क्या एज्यूम किया n इक्वल टू माइनस का 1/8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो m माइनस n/2 माइनस का 1/8 या m माइनस n इक्वल टू माइनस का 1/4। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसे, तो 4m माइनस 4n आ जाएगा माइनस का 1, और इस माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बनी। अब ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है, हमें दिख रहा है। तो हमने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा हमने क्यों किया जिससे हमें दोनों इक्वेशंस लीनियर बन जाए। हमारी दोनों इक्वेशंस लीनियर हो गई, लीनियर हो गई तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट करने से पहले इसमें a1/a2 और b1/b2 c1/c2 चेक कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है 4m प्लस 4n इक्वल, तो ये मैंने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिख ली जनरल रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब हम पहले a1 लिख लेते हैं जो कि है 4, b1 माइनस 4, c1 1, और c1 लिखने से पहले आपको इसको यहाँ लाना जरूरी है। ऐसे ही a2 4, b2 भी 4 और c2 माइनस 3। तो इसमें a1/a2 1 आ रहा है, b1/b2 माइनस 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको चेक करना जरूरी है। पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देखने वाले हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो हमने इसमें मान लिया था, हमें फॉर्मूला याद है, बट ये फॉर्मूला भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से भूल सकते हैं। तो कैसे याद रखें, अगर क्वेश्चन में मान लो स्पेसिफाइड आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो और आप भूल गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कि बहुत कॉमन है, इसी से याद रखा जाता है। तो हम उसे करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो इक्वेशंस को, 4m माइनस 4n प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4m प्लस 4n माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाने के लिए खुद हमें यहाँ पे पहले लिखना है m, n और 1। m के नीचे लिखने हैं इसके कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन का फिर दूसरी इक्वेशन का। ऐसे ही n के नीचे n के कोफिशिएंट, 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर यहाँ पे एक बार फिर से m और नीचे उसके कोफिशिएंट। ये हम इसीलिए लिखते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। मैं आगे बताता हूँ कैसा कंफ्यूजन। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, m डिवाइड बाय ये इंटू ये, -4 इंटू -3 यानी कि 12 माइनस, ये याद रखिएगा यहाँ पे माइनस आना है, ये इंटू ये 4 इंटू 1 यानी कि 4 इक्वल्स टू n अपॉन ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो ये 1 इंटू 4 हो गया 4 माइनस माइनस से पहले से ही आएगा, फिर 4 इंटू -3 यानी कि माइनस का 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये इंटू ये 16 माइनस ये इंटू ये यानी कि माइनस का 16।
तो हमें m लिखना है m अपॉन ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये n अपॉन ये इंटू ये होना है, फिर माइनस में इन दोनों का। बट हमने इसे ऐसे लिख लिया क्योंकि करते समय हम कई बार ऐसे कर देते हैं, इसका इसमें फिर माइनस इसका इसमें, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक बार m को फिर से लिख लिया। तो ये बन गया हमारा इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, m अपॉन 8 n अपॉन 16 इक्वल टू 1 अपॉन 32। तो यहाँ से पहले इसको और इसको देखते हैं, तो m अपॉन 8 1/32 है, तो m आ जाएगा 1/4। सिमिलरली n/16 को 1/32 रखते हैं, तो n आ जाएगा 1/2। तो m और n की वैल्यू आ गई। तो हमने किया क्या, पहले इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, m उसके नीचे उसके कोफिशिएंट, n उसके नीचे उसके कोफिशिएंट, 1 उसके नीचे उसके कांस्टेंट, फिर से m और उसके नीचे उसके कोफिशिएंट, फिर m अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू n अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहां से हमें कुछ ऐसा मिला, फिर एक एक करके हमने m और n की वैल्यू निकाल ली। तो पहले तो वेरीफाई करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो पहली इक्वेशन है 4m माइनस 4n प्लस 1, तो m है 1/4 और ये है 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 और ये 0 आ रहा है, यहाँ 0 है तो मतलब सही है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वहां से हमारी m और n की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, x और y। तो अब x से क्या है, 1 अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस वाई गिवन है, बट हमने निकाला m क्या आया 1/4, मतलब 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। n क्या लिया था हमने, 3x माइनस वाई, n लिया था हमने 1 अपॉन 3x माइनस वाई, और n आया हमारा 1/2। तो यहाँ से n 1/2 है और n लिया था 1 अपॉन 3x माइनस वाई। इसको इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमने अभी दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके m और n निकाला, फिर m को हमने जो एज्यूम किया था वो लिखा, n को जो किया था वो लिखा। हमें फिर से दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और हमें x निकालना है। तो 3x प्लस वाई 4 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई है। दोनों को ऐड कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा, y माइनस वाई 0y हो जाएगा, 4 प्लस 2 आ जाएगा 6, तो x आ जाएगा 1। अब इस इक्वेशन में 1 रख लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y आ जाएगा 4 माइनस 3। इस इक्वेशन में रखते तो भी 1 ही आता। तो यहाँ से हमें x और y की फाइनल वैल्यूज मिल गई 1,1। तो हमने पहले तो क्या किया, पहले तो हमने कुछ एज्यूम किया इस तरीके से जिससे हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। फिर उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देखा, जिसके अगर आपको फॉर्मूला या नहीं है तो आपको ये इतना याद रखना पड़ेगा। फिर आपने उससे m और n की वैल्यू निकाली, फिर वहां से दो लीनियर इक्वेशन बन गई x और y के टर्म्स में। फिर आपने उनको सॉल्व किया, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ भी हमने एलिमिनेशन से करके देखा, हमारा आंसर आ गया 1,1। अब ये जो x और y आया है, एक बार इसको इसमें रख के देख लेते हैं जिससे हमें पक्का पता चल जाए हमने जो किया है सही किया है। तो पहली इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई, यानी कि 1/3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/3x माइनस वाई, और ये हमें 1/3/4 दिया है। अगर हमने इसे सॉल्व करके 3/4 ले आते हैं तो मतलब हमारा आंसर सही है। करके देखते हैं, 1/3 प्लस 1 यानी कि 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1 यानी कि 1/2। एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3/4, और यहाँ भी 3/4 ही दिया है, मतलब हमने जो किया है सही किया है। तो ये इतना जो लंबा क्वेश्चन किया हमने सही किया। तो आप इसको वेरीफाई करके जरूर देखिएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस लेक्चर में हमने सब तरीके के क्वेश्चंस करके देखे, जी ग्राफिकल से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी।
और मेन चीज हमने सीखी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।